अगला टॉपिक है वॉरफेयर फॉर वेल्थ। इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि उस समय के जो राजा हुआ करते थे, ज़्यादातर राजा एक दूसरे के साथ लड़ाई करते रहते थे ताकि उसका धन संपत्ति बढ़ सके। जिसको हराएगा उसका सारा धन संपत्ति किसका हो जाएगा? जो जीतेगा। तो उस समय के बारे में यदि हम लोग थोड़ा सा और डीपली यदि बात करें उस समय के बारे में, तो ये पता चलता है हम लोगों को कि अधिकतर राजा ये कोशिश करते रहते थे कि जिस जगह पे हमला करे और वो हम जीत जाए। वो हर राजा चाहता है, हर राजा यही चाहता था कि हमारा दायरा क्या हो सके, बढ़ सके, जहाँ पे हमला करे वो हम जीत जाए, ताकि हमारा खजाना और बड़ा हो जाए, बढ़ जाए और हमारा दायरा बहुत दूर तक फैल जाए। तो यहाँ पे लड़ाई होता था ना, वो लड़ाई वेल्थ के लिए होता था, पैसे के लिए होता था, संपत्ति के लिए होता था। ठीक है, अब किसके किसके बीच में लड़ाई हुआ, क्या हुआ, ये थोड़ा सा के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट है रूलर्स बिलोंगिंग टू दी गुर्जरा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टीज फाउट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। चलिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कन्नौज कहाँ पर था, आप में से कोई बता सकता है आज? मध्य प्रदेश। कन्नौज मध्य प्रदेश में नहीं, कन्नौज मध्य प्रदेश में नहीं है, ध्यान रखिएगा, कन्नौज यूपी में है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तीन अलग अलग डायनेस्टी के बारे में, यानी कि तीन अलग अलग राजा के बारे में यदि बात करें, हालांकि डायनेस्टी का मतलब होता है पूरा का पूरा उसका परिवार, लेकिन यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो गुर्जरा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टी, ये तीनों का तीनों चाहता था कि हमारा कब्जा जो है ना वो कन्नौज के ऊपर हो जाए। अच्छा एक बात बताइए, ये तीनों का तीनों कन्नौज पे ही हमला करना क्यों चाहते हैं? और भी तो जगह थे इंडिया में उस समय पे और भी जगह थे बहुत सारे, उस पर भी कब्जा कर सकते थे ये लोग, लेकिन ये तीनों का तीनों कन्नौज पे ही हमला करके क्यों उसको जीतना चाहते हैं? आपको बताते हैं, बिल्कुल सही बात है। कन्नौज का ना थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताते हैं तब समझ में ज्यादा आएगा। कन्नौज के ऊपर ये तीनों हमला करके इसलिए जीतना चाहते हैं क्योंकि उस समय पे कन्नौज के अलावा किसी और के पास उतना ज्यादा धन संपत्ति रिसोर्स नहीं था। कन्नौज के पास बहुत ज्यादा सोना चांदी रिसोर्स का कोई कमी नहीं हुआ करता था। समझ में आ रही है बात? तो कन्नौज के ऊपर ये तीनों का तीनों हमला करके इसको जितना इसलिए चाहते हैं क्योंकि तीनों का पता है यदि कन्नौज हमारे कब्जे में आ गया तो हमारा खजाना तो ऐसे ही भर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों का तीनों चाहता है कि कन्नौज मेरे कब्जे में आ जाए। ठीक है, अब कन्नौज को क्यों चाहता है अपने कब्जे में आ जाए, पता चल गया, क्योंकि कन्नौज में रिसोर्स ज्यादा है, धन संपत्ति सोना चांदी थोड़ा सा ज्यादा है। आगे, there were three parties in this long conflict. Historians often described it as the three-parted struggle. तो एक बात बताइए, कन्नौज के ऊपर हमला कौन कौन करना चाहता है? तीनों करना चाहता है। गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी भी, राष्ट्रकूटा भी और पाला डायनेस्टी भी, तीनों चाहता है कि कन्नौज के ऊपर हमारा कब्जा हो जाए। तो इन तीनों को ना एक नाम दिया गया है, इन तीनों को नाम दिया गया है ट्रिपार्टिड स्ट्रगल। ट्रिपार्टिड स्ट्रगल का मतलब है कि तीनों चाहता है कि कन्नौज पे हमारा कब्जा हो जाए। ठीक है, आइए तो वही यहाँ पे लिखा हुआ ट्रिपार्टिड स्ट्रगल में कि द स्ट्रगल बिटवीन द थ्री पावर्स नेमली गुर्जरा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी, जो तीनों चाहता है कि कन्नौज पे हमारा कब्जा हो जाए, तो इन तीनों को एक साथ क्या नाम दे दिया गया है? ट्रिपार्टिड स्ट्रगल दे दिया गया है, क्योंकि तीनों चाहता है कन्नौज के ऊपर हमारा कब्जा हो जाए। आगे आइए, रूलर्स ऑल्सो ट्राइड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। ये तो हमने आपको कल भी बताया था कि जितने भी राजा उस समय पे हुआ करते थे अपने पावर को शो करने के लिए क्या करते थे? ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े लंबे लंबे टेम्पल बनवाते थे, मंदिर बनवाते थे। इससे राजा का पावर शो होता था। जितना बड़ा टेम्पल वो बनवाएगा, जितना बड़ा मंदिर बनवाएगा, उतना महान राजा माना जाएगा। उस समय पे यही कल्चर चलता था। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम्स दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स व्हिच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच। अच्छा एक बात और आपको बताते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, कोई भी राजा दूसरे राजा के किंगडम में, यानी कि कोई भी राजा जब दूसरे राजा के घरों पे हमला करता था ना, तो सबसे पहले वो कहाँ हमला करता था पता है आपको? उसके टेम्पल्स पे। जैसे मान लेते हैं, सपोज करिए कि हमारा बिहार और यूपी, बिहार वाला राजा हमला कर रहा है यूपी वाले राजा पे,
तो बिहार का राजा सबसे पहले किसको कहां पे हमला करेगा पता है आपको? उन सारे यूपी के टेंपल्स पे हमला करेगा जो कि बड़े बड़े टेंपल्स हैं। क्यों ऐसा होता था? राजा सबसे पहले टेंपल्स पे हमला क्यों करता था? क्योंकि उस समय पे टेंपल्स के पास ही सबसे ज्यादा धन संपत्ति होता था। आज भी आप इंडिया में देखेंगे कुछ कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां पे सोना चांदी ना मतलब इतना ज्यादा दान में दिया जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। उसका एक लाइव एग्जांपल हम आपको देते हैं, बताओ। सोमनाथ बहुत अच्छा एग्जांपल है। दूसरा और बताओ। सिडनी साईं बाबा, याद आया कुछ? अरे सिडनी में जो साईं बाबा हैं वहां पे जो उनका मंदिर है वहां पे भी आप देखोगे सोना चांदी वहां पे एकदम भर भर के पड़ता है दान में। तो वही बात यहाँ पे होता था कि कोई भी राजा जब दूसरे के यहाँ पे हमला करता था ना, वो बोलता था कि राजा के घर पे हमला बाद में करेंगे, पहले राजा के जितने बड़े बड़े टेंपल हैं उन्होंने बनवाए हैं टेंपल मंदिर, पहले उस पर हमला करो। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसका खजाना लूटो, खजाना लूट लोगे तो राजा अपने आप कमजोर हो जाएगा। बस ये काम चलता था। तो ध्यान रखिएगा, यदि कोई पूछे कि बताइए कोई भी राजा दूसरे राजा के घरों में जब मतलब उसके इलाका में जब हमला करता था तो पहले वो मंदिर पे ही हमला क्यों करता था? अपने कब्जे में मंदिर को ही पहले क्यों लेता था? रीजन बड़ा साफ है, क्योंकि मंदिर में ही सबसे ज्यादा सोना चांदी होता था। और कोई भी राजा किसी के ऊपर हमला क्यों करता है? उस राजा को मारने के लिए नहीं, उसके धन संपत्ति को लेने के लिए। समझ रही बात? तो इसलिए कोई भी राजा पहले दूसरे राजा के टेंपल पे ही हमला करता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम लोग। अगला है अबाउट सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। आइए थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे गजनी के सुल्तान के बारे में, यानी कि वहां के किंग के बारे में। उनका नाम है सुल्तान महमूद। गजनी जगह का नाम है जो कि आज हमारे इंडिया में नहीं पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडिया में नहीं है गजनी, ये गजनी हमारे इंडिया के बाहर का है। हाँ, आइए थोड़ा बात करते हैं सुल्तान महमूद जो कि कहाँ का राजा है? गजनी का राजा है। उसके बारे में क्या लिखा हुआ है देखो। ही रूल्ड फ्रॉम 997 टू 1030, लगभग आप बोल सकते हैं 33 ईयर्स। कितना साल? 33 ईयर्स ये लगभग रूल करता है। एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। कहने का सिंपल सा मतलब है कि सुल्तान महमूद जो है, जो कि गजनी के थे, उन्होंने रूल किया है मात्र 33 साल, 33 ईयर्स बस उन्होंने रूल किया है। और 33 ईयर्स में इन्होंने अपना कब्जा कहां कहां तक बढ़ाया है, थोड़ा सा उसके बारे में समझिए। सेंट्रल एशिया मतलब कि एशिया का जो बीच वाला हिस्सा है वहां पे, ईरान तक, यानी कि एशिया सेंट्रल एशिया से लेके ईरान तक इसका कब्जा है। एंड द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट का सिंपल सा मतलब हुआ आपका आज जो आप देखते हैं ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब, ये सब पे भी इनका कब्जा उस समय पे हुआ करता था। ओवरऑल कहने का मतलब है कि बहुत बड़े एरिया पे सुल्तान महमूद का कब्जा हुआ करता था उस समय पे। आगे, ही रेडेड दिस सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। हमारे इंडिया पे ये बार बार हमला करता था। रीजन बड़ा सिंपल है, मतलब ये गजनी के थे लेकिन इनको इंडिया बड़ा प्यारा लगता था और इंडिया का खुद का अपना राजा हुआ करता था उस समय पे। तो ये इंडिया के राजा के ऊपर बार बार हमला करता था। क्यों हमला करता था? एक ही कारण, रिसोर्स के लिए, मतलब कि सोना चांदी के लिए, और कोई कारण नहीं है। समझ रही है बात? क्योंकि हमारे इंडिया में उस समय पे रिसोर्स का कोई कमी नहीं था, भर भर के हर घर में सोना चांदी एकदम भर भर के हुआ करता था। तो सुल्तान महमूद को लगा कि यार इंडिया पे भी हम एक बार कब्जा कर लिए तब तो जिंदगी में कभी भी सोने चांदी मतलब रिसोर्स का, पैसा, प्रॉपर्टी का कोई कमी नहीं होगा। तो ये लगभग हर साल लगभग ये भारत पे हमला करता था। कई बार ये हारा है और कुछ बार ये जीता भी है। ऐसा नहीं है कि हर बार हारा है, कुछ बार ये जीता भी है। आगे, हिज टारगेट्स वेयर वेल्दी टेम्पल्स इंक्लूडिंग सोमनाथ, गुजरात, जो अभी आपने बोला था। इनका सबसे ज्यादा टारगेट क्या होता था? किस पे हमला करना है? मंदिरों पे। क्योंकि हमने अभी तुरंत आपको बताया है कि इंडिया के राजा उस समय पे ज्यादातर विश्वास किस चीज में करते थे? बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाने में। और सबसे ज्यादा धन संपत्ति वहां पे उस समय पे होता कहां पे था? टेम्पल्स में होता था। क्योंकि उस समय पे राजा हो गया, व्यापारी हो गया, बिजनेसमैन हुआ, कोई भी हुआ, लोग उस समय पे दान के रूप में क्या देते थे? क्या पैसा? नहीं, सोना चांदी देते थे। जैसे आज के तौर पे यदि हम लोग बात करें, जैसे एक बात बताइए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे आज हमारे इंडिया में दुर्गा पूजा होता है, हम लोग चंदा देते हैं,
हमारे गली मोहल्ले में जो दुर्गा पूजा का जो पंडाल बनता है, हम लोग क्या देते हैं चंदे में? पैसा देते हैं भाई, है ना? 200, 400, 500, 1000, 2000, जितना जिसका क्षमता है वो लोग उतना देता है, मंदिर में दान दे देता है अपना। क्योंकि आज हमारे पास पैसा है तो हम लोग पैसा देंगे। क्या सोना दे पाएंगे? आज जमीन दे पाएंगे? दान में, दक्षिणा में दे पाएंगे क्या? कुछ नहीं दे पाएंगे। लेकिन उस समय का बात करें तो उस समय के राजा, चाहे बात करें राजा का, चाहे व्यापारी का, चाहे बिजनेसमैन का, कोई भी आदमी उस समय पे जब दान देता था तो मात्र एक ही चीज दान देता था, वो सोना चांदी। क्योंकि इंडिया में केवल उस समय पे वही था, हमारे पास पैसा वगैरह नहीं हुआ करता था। हमारे पास पैसे के रूप में क्या था? सोना चांदी ही था। तो मंदिरों में क्या दान देगा? वो मंदिरों में दान देगा सोना चांदी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा मंदिर सोना चांदी से भर जाता था। तो गजनी को मतलब कि सुल्तान महमूद को लगा कि यार इंडिया में जो सबसे ज्यादा पैसा कहीं पे है ना, तो इंडिया के मंदिरों में है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जितने भी महान महान राजा है, उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा खर्च कहाँ किया है? मंदिरों को बनवाने में किया है। और सबसे ज्यादा पैसा छुपा के रखा भी कहाँ गया है? मंदिरों में रखा गया। क्योंकि मंदिर में दान बहुत पड़ता है और सारा दान का पैसा कहाँ रखा हुआ है? मंदिरों में रखा हुआ है। तो ये सुल्तान महमूद ज्यादातर इसका टारगेट होता था इंडिया का बड़े बड़े मंदिर। और इनका सबसे ज्यादा टारगेट किस पता है आपको? गुजरात का सोमनाथ मंदिर। आज भी आप गुजरात के सोमनाथ मंदिर में जाएंगे तो वहां का मंदिर आपको देख के ना विश्वास नहीं होगा कि इंडिया का ही मंदिर है। इतना ज्यादा भीड़, इतना ज्यादा सुंदर, इतना ज्यादा मतलब विशाल मंदिर है और इतना ज्यादा दान दक्षिणा वहां पे पड़ता है, आपको लगेगा कि इंडिया का सारा पैसा तो यहां पड़ा हुआ है। वहां पे लोग ना खुल के दान देते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या पता है? गुजराती लोग वहां पे ज्यादा हैं, क्योंकि गुजरात में है और गुजराती लोग सबसे ज्यादा बिजनेसमैन होते हैं, अमीर होते हैं। तो क्या लगता है आपको वो 200-400 दान देता होगा? अरे नहीं भाई, 2 लाख मतलब करोड़ 2 करोड़ तो उनका आम बात है। वो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं तो ज्यादा दान भी देते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि सारा पैसा हमारे पास आ किससे कृपा से रहा है? भगवान की कृपा से। तो भगवान की कृपा से जब आ रहा है तो उनके सेवा में लगाया जाए पैसा। लगाते हैं वो लोग, भर भर के दान देते हैं। जैसे हम लोग बात करें अपने बिहार का, क्या आप जाके वहां पे इतना दान दे पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतना क्षमता ही नहीं है। तो सुल्तान महमूद का मेन मकसद होता था कि इंडिया के मंदिरों पे हमला करना है, सबसे पहले इसको जितना है। राजा को बाद में देख लेंगे, राजा को बाद में निपट लेंगे, पहले उसके मंदिरों पे हमला करो। तो कई बार वो फेल भी हुआ है और कुछ बार वो सक्सेस भी हुआ है। और हमारे इंडिया के मंदिरों पे हमला करके उन्होंने बहुत सारे खजाने लूट के वो लेके भी गए हैं। ठीक है, आगे अगला। मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरिड अवे वाज यूज्ड टू क्रिएट अ स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी। अब देखो ध्यान से, सुल्तान महमूद का एक ही मकसद था, सारा पैसा इंडिया से लेके आना है और उन सारे पैसे को कहां लगाना है? अपने देश में लगाना है, गजनी में। और गजनी को थोड़ा सा स्प्लेंडेड बनाना है। स्प्लेंडेड मतलब सुंदर, बढ़िया, बहुत बड़ा बनाना है। मतलब कि सुल्तान महमूद था गजनी का, लेकिन वो इंडिया पे क्यों आ रहा है हमला करने के लिए? क्योंकि उसको जरूरत है पैसे का, सोना चांदी का, और उतना किसी के पास इंडिया के अलावा नहीं था। तो एक काम करता था, बस इंडिया से लूट के लेके जाता था और अपने देश यानी कि अपने जगह पे, अपने घरों में, अपने घर मतलब अपना जो उनका जगह है गजनी, वहां पे जाके उसको सुंदर बनाता था। अपना सारा इंडिया का लूटा हुआ पैसा वहां पे वो खर्च कर देता था। आगे थोड़ा सा और यदि हम बात करें तो पता चलता है सुल्तान महमूद वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कनक्यूर्ड। जिस भी जगह पे हमला करता था उस राजा के बारे में थोड़ा जानना भी चाहता था कि आखिर इस राजा के पास इतना पैसा आया कहाँ से, ये क्या करता है कि इसके पास इतना पैसा आ गया। तो थोड़ा सा लोगों को जानने में भी इंटरेस्टेड रहता था। मतलब कि ऐसा नहीं था राजा के केवल लूट के चला गया, नहीं। जहाँ पे हमला करता है था, हमला करने से पहले वो उसके बारे में पूरा रिसर्च करता था कि भाई जिसके ऊपर हमला करने जा रहे हैं वो हमसे ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, क्योंकि यदि ज़्यादा पावरफुल निकला तो हमें को मार के बैठा देगा। लूटना तो बहुत दूर का बात है। तो इन लोगों के बारे में थोड़ा सा रिसर्च वगैरह भी करते रहते थे। आगे, अ स्कॉलर नेम्ड अल बिरोनी wrote an account of the subcontinent. This Arabic work known as the Kitab ul Hind remains an important source for historians. मतलब हमारे पास एक इंसान है जिनका नाम है अल बरूनी, बिरूनी या फिर बरूनी, आप जो भी बोलो सब सही है। अल बरूनी, इन्होंने किताब लिखा है, समझेगा ध्यान से। अल बरूनी ने एक किताब लिखा है, उस किताब का नाम है किताब उल हिंद। और इस किताब में पूरा का पूरा इन्होंने चर्चा किया है, पूरा डिस्कस किया है
कि सुल्तान महमूद किस तरीके से इंडिया के ऊपर हमला करता था, किस तरीके से यहाँ के मंदिर को वो टारगेट करता था जितने के लिए, और किस तरीके से वो अपना इतना सारा संपत्ति लेकर जाता था और अपने देश गजनी में जाके उसको खर्च करता था। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि हमारे इंडिया के पास इतना सोना चांदी मतलब इतना ज्यादा था कि लोग लूटते जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है, इतना ज्यादा था। मतलब इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको हिस्ट्री के बारे में तो पता चलेगा ही, साथ ही साथ आपको इंडिया के पास कितना ज्यादा रिसोर्स था ये भी पता चलेगा। और ये किताब किस भाषा में लिखा गया था? अरबिक भाषा में लिखा गया था। ठीक है, आइए अगला है हमारा, ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू ऑपरेट दिस अकाउंट। बाद में ये किताब इतना फेमस हुआ कि इन्होंने, अल-बरूनी ने, जो जिसको संस्कृत आता था, अच्छा उस समय पे हमारे इंडिया में क्या चलता था बताइए? संस्कृत, और ये लिखा हुआ अरेबिक भाषा में। क्या हम लोग पढ़ पाएंगे? कभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो अल-बरूनी ने कहा यार ये किताब हमने लिख तो दिया लेकिन वो किस में है? अरबिक भाषा में। क्यों? क्योंकि उनको अरबिक आता था, उन्होंने अरबिक भाषा में लिख दिया। लेकिन उन्होंने जो संस्कृत जानते थे उनको बोला कि यार इस किताब को ना संस्कृत में ट्रांसलेट करो ताकि इस किताब को इंडिया के लोग भी पढ़ सकें। तो उस किताब को बाद में संस्कृत भाषा में भी ट्रांसलेट किया गया है और आज भी आप उसको पढ़ पाएंगे, मार्केट में मिलता है। ये हिंदी भाषा में आज आपको मिल जाता है, ट्रांसलेट किया हुआ है, मिल जाता है। कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस आप हिस्ट्री इसका समझ लीजिए क्या कहानी था। समझ में आ गया बात? तो इतना आपको ध्यान रखना है कि गजनी का एक बहुत बड़ा राजा जिसका नाम था सुल्तान महमूद, वो रहता भले गजनी में था लेकिन उसका ध्यान हमेशा कहाँ होता था? इंडिया के टेम्पल्स के ऊपर, क्योंकि उसको पता है अपने गजनी को बहुत पावरफुल, बहुत मशहूर बनाना है तो चाहिए उसके लिए पैसा। वो पैसा कहाँ से आएगा? इंडिया के मंदिर से आएगा। क्या इंडिया के अलावा कहीं और नहीं था पैसा? सोना चांदी नहीं था? नहीं था, था ही नहीं। इंडिया के अलावा उतना पैसा किसी के पास था ही नहीं। तो इंडिया वो आते थे बार बार, इंडिया से लूट के जाते थे और अपने देश गजनी में, मतलब कि अपने घरों गजनी में लगाते थे पैसा। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा अबाउट चहमनाज, जिसको हम लोग चौहान्स भी बोलते हैं। हालांकि चौहान्स हम लोगों ने बाद में बोलना चालू किया, पहले इनका नाम हुआ करता था चहमनाज। ठीक है, आइए जिसको आज हम लोग देखते हैं ना, हालांकि आज हमारे इंडिया में एक चौहान एक कास्ट बन चुका है। चौहान एक कास्ट बन चुका है, लेकिन हम लोग पहले चौहान नहीं बोलते थे, पहले क्या बोलते थे? चहमनाज बोलते थे। बाद में उसको क्या कर दिया गया? चौहान्स कर दिया गया। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि चौहान्स का क्या इतिहास रहा है। देखिए, चौहान्स रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। काफी लंबे समय तक चौहान्स ने भी दिल्ली और अजमेर के अलग अलग जगहों पे उन्होंने रूल किया है, काफी लंबे समय तक। ठीक है, मतलब कि चौहान्स ने भी काफी लंबे समय तक दिल्ली और अजमेर के अंदर भी और उसके बगल बगल वाले इलाकों में भी काफी लंबे समय तक इन लोगों ने रूल किया है। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट। और ये लोग हमेशा चाहते थे कि हमारा जो कंट्रोल है दिल्ली और अजमेर तक ना रहे, वो ईस्ट और वेस्ट तक भी फैले। मतलब कि यूपी, बिहार, बंगाल, इधर भी हमारा पावर आए और उधर गुजरात, राजस्थान, उधर भी हमारा पावर बढ़े। ये लोग हमेशा चाहते थे कि हमारा पावर बढ़ता रहे। Where they were opposed by the Chalukyas of Gujarat and the Gahadwals of Western उत्तर प्रदेश। चौहान्स चाहते थे कि हमारा पावर ईस्ट में भी बढ़े और वेस्ट में भी बढ़े, लेकिन वहां पे भी तो ऑलरेडी कोई राजा होगा। तो भाई अब जब आप ईस्ट में अपना पावर बढ़ाने जाएंगे, वहां पे हमला करेंगे, वहां के इलाके को जितना चाहेंगे, तो वहां का राजा आपको करने देगा क्या? क्या बोलेगा? करना है तो पहले हमसे लड़ना पड़ेगा। वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि चौहान्स ने जब चाहा कि हमारा वेस्ट में पावर बढ़े, वेस्ट इंडिया में, तो उनको गुजरात के चालुक्यास से लड़ना पड़ा। इसका मतलब है कि गुजरात में किसका राज था? चालुक्यास का राज था। तो गुजरात में चालुक्यास से लड़ना पड़ा चौहान्स को। और ईस्ट का बात करें तो उत्तर प्रदेश में गहाडवाल से लड़ना पड़ा। ये सब अलग अलग डायनेस्टी है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो चौहान्स चाहता तो भले था कि हमारा जो पावर है वो दिल्ली और अजमेर से बढ़ के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल इधर भी जाए और इधर राजस्थान, गुजरात इधर भी जाए, लेकिन क्या इतना आसान था? इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि हर जगह का अपना राजा अलग अलग था। तो यदि आपको उसका एरिया चाहिए, उस पर कब्जा करना है, तो वैसी बात है पहले उसके राजा को हराना पड़ेगा, तभी आप जीत पाएंगे। ठीक है, खैर आगे देखते हैं क्या हुआ। द बेस्ट नोन चहमना रूलर या फिर चौहान रूलर वॉज पृथ्वीराज थर्ड।
पृथ्वीराज थर्ड का यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, जन्म हुआ है 1168 में और इनका डेथ हुआ है 1192 में। ओवरऑल कहने का मतलब है कि ये बहुत लंबे समय तक भी जिंदा नहीं रहे। थोड़ा सा आप देखोगे तो कितना रहे हैं, इधर आपका हो गया 2 साल, 70, 80, 90, लगभग 24 ईयर्स। सोचो 24 ईयर्स में ये पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड हैं। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान थर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इनके परिवार से 2 राजा पहले ही रह चुके हैं, पृथ्वीराज फर्स्ट, पृथ्वीराज सेकेंड, और ये कौन है? पृथ्वीराज थर्ड है। समझ आ रही है बात? इसका सिंपल सा मतलब है कि इनके परिवार से 2 आदमी पहले ही राजा रह चुका है। वो किसका? उसका नाम पृथ्वीराज फर्स्ट, पृथ्वीराज सेकेंड, और ये कौन है? पृथ्वीराज थर्ड है। तो पृथ्वीराज थर्ड थोड़ा ज्यादा फेमस हो गया। क्यों फेमस हो गया? क्योंकि 24 साल ये जिए हैं और 24 साल में ही इतना बढ़िया ये, मतलब बढ़िया नहीं, मतलब इनके लिए तो बढ़िया ही है। मतलब देखो, राजा का काम क्या होता है? दूसरे के ऊपर हमला करना, उसको जीत लेना। तो 24 साल की उम्र में ही इन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया था, इसीलिए ये बहुत ज्यादा फेमस है आज हिस्ट्री में, वो भी चौहान्स में। बहुत चौहान्स हुए हैं, लेकिन सारे चौहान्स में सबसे फेमस कौन हुआ? पृथ्वीराज थर्ड हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। Who defeated the Afghan ruler named Sultan Muhammad Gohri in 1191? ये इतना फेमस इसलिए हुआ क्योंकि अफगान मतलब अफगानिस्तान के राजा जिनका नाम था सुल्तान मोहम्मद गोहरी, उनको पृथ्वीराज थर्ड ने हरा दिया था, वो भी 24 साल की उम्र में। सोचो कितने, मतलब कितना बेहतरीन बात है। इसीलिए ये इतना ज्यादा फेमस है, ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो चौहान्स में बहुत सारे राजा हुए, लेकिन चौहान में पृथ्वीराज थर्ड जो था वो ज्यादा फेमस इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने मात्र 23-24 साल की उम्र में ही अफगानिस्तान के राजा सुल्तान मोहम्मद गोहरी को हरा दिया था। और ध्यान रखिएगा, सुल्तान मोहम्मद गोहरी आम राजा नहीं था, बहुत पावरफुल राजा था। इतने पावरफुल राजा को जब इन्होंने हराया, वो भी 23 साल की उम्र में, तो पूरा इंडिया में एकदम पूरा हाहाकार मच गया। इसीलिए ये इतना ज्यादा फेमस हो गए। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, जो कि अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, वो होगा अ क्लोजर लुक, जिसके बारे में बात करेंगे चोलाज के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।